हमने बेसिक्स देख लिए भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग क्यों आई, सी से पहले क्या था, सी के बाद क्या है, सी के अंदर क्या क्या यूजेस थे, सी क्यों हम सीख रहे हैं, इसलिए ना। सी बेसिकली हम सीखते हैं बेसिकली बेसिक लॉजिक्स के लिए, ठीक है। हम पाइथन के साथ भी जा सकते हैं, जावा के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से हम सी के साथ बेसिक सीखते हैं। एक बार आपका हो गया लॉगिन, ठीक है। अब इसमें हेडिंग डाल लो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस हेडिंग डाल लो। इंस्ट्रक्शंस में लिखो एंड अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस a program is nothing but a set of instructions. The program behaves as per the instructions. The program behaves as per the instructions that were given to it. ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, स्टेप्स होते हैं अलग अलग, जो हमने लास्ट एग्जांपल्स में जैसे हमने देखे थे। कोई एग्जांपल ओपन करते हैं हेलो डॉट सी, तो जितनी भी एक एक लाइन है ये क्या है, सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हर किसी लाइन का डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर लिख लो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला है आपका इसमें टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर लिखो आप द इंस्ट्रक्शन यूज टू डिक्लेयर, द इंस्ट्रक्शन यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सेकेंड लिख लो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखो दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू परफॉर्म, these instructions are used to perform arithmetic operations, arithmetic में these instructions are used to perform arithmetic operations on constants and variables. थर्ड लिखो इसके अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर लिखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में these instructions are used to control, these instructions are used to control the sequence of execution, these instructions are used to control the sequence of execution of various instructions in C program, various instructions in C program, ठीक है। अब हम थोड़े से टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्रीन पे आ जाओ सामने। लेट सपोज मेरे को कोई वेरिएबल डिफाइन करना है इंटीजर टाइप का, तो मैंने क्या लिखा, लेट सपोज इंट ए इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो गया, टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर मैं वैल्यू इसकी हटा देता हूँ तो ये क्या हो गया आपका, एक टाइप डिक्लेरेशन, आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। लेट सपोज मेरे को कोई फ्लोट वैल्यू डिफाइन करनी है, तो फ्लोट बी ये मैंने इसके साथ डिफाइन कर दिया, तो क्या हो गया आपका फ्लोट टाइप का टाइप डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। कोई अगर मेरे को कैरेक्टर्स डिफाइन करना है, कैरेक्टर सी, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। एक साथ में दो वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकता हूँ, इंट ए कॉमा बी, बी मैंने ले रखा है, डी ले लेते हैं, ई एफ एंड सो ऑन, कॉमा सेपरेट करके मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता हूँ, फ्लोट के अंदर भी और कैरेक्टर के अंदर भी। लेट सपोज एक्स वाई और कैरेक्टर में मैंने जेड, ठीक है। तो डिफरेंट इंटीजर कौन कौन से टाइप के आप
कौन कौन से वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के इसके अंदर, ए डी ई एफ, ये अलग अलग 4 वेरिएबल्स हैं। फ्लोट के अंदर कौन कौन से हैं, बी एक्स एंड वाई, ये आपके 3 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इंट डी इंट ई इंट एफ, चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो अलग अलग, या फिर आप चाहो तो एक साथ भी आप इनको डिफाइन कर सकते हो कि आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया, दोनों का मीनिंग सेम है। आप चाहो तो वैल्यू जब आप इनिशियलाइज करो, जब आप डिक्लेयर करो उसी टाइम पे आप वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दो इसकी, जो भी आपको वैल्यू देनी है, 10 20 30 40 ना। अगर आप इस टाइम पे आपको वैल्यू डिफाइन करनी है आप इस टाइम पे भी डिफाइन कर सकते हो, बाद में डिफाइन करनी है आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो। सेम फॉर फ्लोट एंड सेम फॉर कैरेक्टर। फ्लोट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। लेट सपोज मेरे को कोई वैल्यू डिफाइन करनी है 10.1, कैरेक्टर में कोई वैल्यू डिफाइन करनी है मेरे को, लेट सपोज ए, ठीक है, इस तरह से मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स अगर लिखने लिख लो, वैसे हमने कल लिखा हुआ था, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और बता दो, लेट सपोज आपको वैल्यूज़, 2 वैल्यूज, जैसे कि आपको डी की भी वैल्यू डिफाइन करनी है तो आप उसको सेम लाइन पे भी कर सकते हो। ठीक है, कॉमा सेपरेट करके आप इस तरह से भी कर सकते हो। डिफरेंट वेज हैं। आप कंप्यूटर के अंदर आप ये समझिए, जैसे मैथ्स के अंदर होता था कि एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो डिफरेंट वे में निकाल सकते हो, पहले प्लस कर सकते हो, पहले माइनस कर सकते हो। इसी तरह से इसके अंदर भी आप क्या है कि आप सेम लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, डिफरेंट लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, साथ में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हो साथ में, या चाहो तो बाद में आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बोला अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये आपका क्या होगा, टाइप डिक्लेरेशन के एग्जांपल्स है ना। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सा होता है, नॉर्मली प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और एक और होता है मॉड्यूलस। ठीक है, यही आपके इसके अंदर मैक्सिमम 5 अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और भी होते हैं, बस उसके अंदर क्या होते हैं, वैल्यूज़ कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है इसके अंदर। लेट सपोज मेरे पास 2 वैल्यूज़ है, इंट a इज इक्वल्स टू 10 और मेरे पास इंट b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन चलाना है। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन चलाना है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन चलाने के लिए, a प्लस बी जब मैं चलाऊंगा तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, आपका आउटपुट क्या देगा मेरे को, ये 30 देगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, C_0502 simple interest.c। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मेन, और इसके अंदर रिटर्न कुछ भी। ठीक है, हम चाहे तो इसको दें, चाहे तो नहीं दें, आप चला के देखना। अब सिंपल इंटरेस्ट मेरे को निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, अब देखो इसके अंदर पहले लिखते हैं, थोड़ा सा हम कमेंट्स को भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर खुद आ गया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इधर लिखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दिस program is used to find the simple interest of a amount। ठीक है, हमने लिख दिया थोड़ा सा कमेंट, उसके बारे में ये सारी चीज़ ऑटो जनरेट हो गई है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मेरे को। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल बोल लो इसको, एक मिनट, इसको सिंपल ठीक है, स्पेलिंग सही है, प्रिंसिपल, ये वाला होता है प्रिंसिपल,
इंटू रेट इंटू टाइम, और उसके बाद क्या होता है आपका डिवाइड बाय 100। हम नोटबुक में इसी तरह से लिखते थे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, फिर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते थे, उसके बाद हम डिवाइड 100 कर देते थे, यही होता था। सेम हमने यही चीज़ इसके अंदर डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर आप चीज़ देखो कि अगर मेरे को ये वैल्यूज़ चाहिए तो ये वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, है ना, ये एक फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, अगर मेरे को इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो इन वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, इंट प्रिंसिपल इंट रेट इंट टाइम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मेरे को बताओ, ये जो टाइम होता था, ये टाइम आपका ईयर होता था ना, है ना, पर एनम होता था। तो पर एनम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 30 40 50 100 साल जो भी है। प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल अमाउंट भी नॉर्मली आपका इंटीजर वैल्यू होता है। प्रिंसिपल अमाउंट नॉर्मली इंटीजर वैल्यू होता है। आप ऐसे नहीं लोगे कि मेरे को 1,01,10 का कर्ज चाहिए, है ना, आप लोग मेरे को 1,00,000 रुपये चाहिए, 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो ये भी आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू होगी क्योंकि आपकी फिक्स वैल्यू है। रेट जो ब्याज होती है, ब्याज आपकी ऐसे थोड़ी होती है 1%, 2%, 3%, हो सकता है 8.8% हो सकता है 8.5% हो सकता है 12% हो सकता है 12.5% हो। तो ये आपका किस टाइप का होगा, आपका फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट टाइप का होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका टाइप क्या बनाएंगे, फ्लोट टाइप का। ठीक है, अब फ्लोट टाइप का है, इंटीजर आपका प्रिंसिपल हो गया, ये फ्लोट टाइप का होगा, टाइम आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, जब आप एक चीज़ बताओ, लेट सपोज अब आप इससे सिंपल इंटरेस्ट जो आप निकालोगे, लेट सपोज आपने 1,00,000 का कर्ज लिया 1 साल के लिए, आपने लेट सपोज 8.5% की ब्याज पे लिया, कुछ भी लिया, तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका इंटीजर है, हो सकता है फ्लोट है। इंटीजर आप सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा भी होगा पुराना, कहीं आपने कैलकुलेशन भी करी होगी, तो हो सकता है कि आपकी इंटीजर वैल्यू में मिला है कि 10,000 का ब्याज बना, या आपका 900 रुपये का ब्याज बना, हो सकता है 900 रुपये 50 पैसे का ब्याज भी बना, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, फ्लोट वैल्यू कहलाएगी। ये भी आपकी क्या कहलाएगी, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट इज इक्वल्स टू सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बना दिया, ये इसके वेरिएबल्स के टाइप डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज असाइन करनी है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज असाइन करनी है। अब वैल्यूज असाइन करनी है, आप बताओ क्या केस के अंदर डालें। वैल्यूज में डालता हूँ, हाँ एक चीज़ और, अब ये मेरा प्रिंसिपल और टाइम दोनों इंटीजर टाइप के हैं, मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, वो भी बाद में करेंगे वैसे। ऐसे ही सेम फ्लोट और रेट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों फ्लोट है, इसको भी मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लगेगा, फिर इसको शॉर्ट करेंगे। अब लेट सपोज मेरे को प्रिंसिपल डिफाइन करना है, मैंने लिया, लेट सपोज मैंने 10 लाख का लोन लिया। ठीक है, 10 लाख 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ, नॉर्मल जो इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहा है 8.8% के आसपास का चल रहा है। मैंने टाइम लिया, लेट सपोज आज की डेट में मैक्सिमम लेते हैं, लेट सपोज 10 साल या 15 साल के लिए मैंने लोन लिया। तो मेरी जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगी, उसके अंदर ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो वेरिएबल है ना प्रिंसिपल, इसके अंदर आपकी जो 10 लाख है ये वैल्यू ऑटो एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ऑटो एलोकेट हो जाएगी। रेट में आपका ये ऑटो एलोकेट हो जाएगा, टाइम में आपका ये ऑटो एलोकेट हो जाएगा। चलो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इस कोड को, पूरे कोई कोड को हटा देते हैं। अभी पहले बिल्कुल सिंपल लेके चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, कॉपी में जैसे लिखते थे नोटबुक में, इनटू रेट, जो भी इसका रेट है 8.8%,
इनटू इसका टाइम 15 ईयर्स, और इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बाय 100। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। लेट सपोज मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट है, और इसके अंदर एक चीज़ अभी मैं लगा रहा हूँ, अभी आपको बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। इसको मैंने इसमें प्रिंट करा दिया, इसको चला के देखते हैं। आई थिंक ये कंपाइलर चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। आपकी देखो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आई है, आपकी कितनी आई है ये, हाँ 1 लाख नहीं, 13 लाख। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो होता था मैंने। 1 करोड़ कितने का लोन लिया है मैंने, 1 करोड़ का लिया है मैंने। ठीक है, 10 लाख का लोन है, जीरो में कंफ्यूजन हो जाता है, 10 लाख का लोन है। हाँ। अब इसको देखते हैं, चलाते हैं भाई दोबारा से। आपका कितना है, 1,32,000 नहीं, 13,20,000, 13,20,000 का लोन है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप 10 साल से ऊपर जाते हो ना, तो जितनी आपकी प्रिंसिपल उससे ज़्यादा आपकी ब्याज लग जाती है। ठीक है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में साफ होता है, वो अलग होता है, होम लोन में होता है। हाँ वो ब्याज पे तो आपने क्या करा, लेट सपोज आज की डेट में आपने 10 लाख रुपए लिए, 15 साल बाद आप चुकाने जाओगे तो आप कितने दोगे, 13,20,000। ठीक है, अब इसमें आप देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला लगाया सिंपल, एक वेरिएबल लिया फ्लोट, इसको भी और सिंपल कर देते हैं, इसको भी बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं। एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का था, उसके अंदर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके डाला और उसको प्रिंट करा दिया। अब इसके अंदर आपने क्या करा है, डायरेक्टली आपने वैल्यूज़ को वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब हो सकता है कि आपको कुछ उसके अंदर चेंज करना पड़े, आप चाहते हो कि ये एक फॉर्मूला कॉमन बन जाए, ये एक फॉर्मूला कॉमन बन जाए, जैसे हमने अभी कोड में लिखा था ना, तो उस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करें, ऊपर वैल्यू कहीं एक जगह चेंज कर दें और वो पूरा का पूरा नीचे अपना लॉजिक चलता रहे, मेन लॉजिक को नहीं छेड़ें। इसको भी हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे से। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका मेन लॉजिक है आपका वो कभी नहीं हिलता। आपका लेट सपोज आज एक कस्टमर आया, उसको 10 लाख का लोन चाहिए, कोई कस्टमर आया 12 लाख का लोन चाहिए, तो फॉर्मूला आपने चेंज नहीं करा, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी हम यूज़र से इनपुट लेंगे, उस टाइम पे भी और फ़ायदा होगा कि भाई पूरे कोड में अंदर कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्टली बस हमें वैल्यू इनपुट करनी होगी। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी फिक्स हो गई हैं, आप इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो आपको इधर फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। इसके एवज में लाइक विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्रिएट दी वेरिएबल्स, जैसे हमने पहले सीखा हुआ है, और उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दो, और ताकि आपका ये फॉर्मूला एज इट इज़ फिक्स रहे, फॉर्मूला आप छेड़ो नहीं। ठीक है, फॉर्मूला आप बिल्कुल मत छेड़ो। ठीक है, एक तो पहले सिंपल एग्जांपल लिख लो एक बार, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में और करते हैं। इसको मैं आपको पहले मैंने क्या करा, बिल्कुल बेसिक बताया, फिर इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करूँगा, फिर उसको शॉर्ट करेंगे, जो एक्चुअल में जो कोड होता है एंड में आएगा आपका। आज बेसिकली आप एक पूरा प्रोग्राम बेसिक से आप पूरा फुल फ्लैज आप सीखोगे। कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया, वो आपका बाद में आएगा। मैं आपको हर तरीके से इस प्रोग्राम को चला के दिखा दूँगा।
परसेंटेज और एफ। हाँ, डबल कोट्स के अंदर परसेंटाइल और एफ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, अभी आपने यूज़ करा ना इसमें, इसके अंदर लिख लो जो प्रिंट एफ हमने यूज़ करा ना, इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर लिखो हियर प्रिंट एफ इज यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब ये 3 तरह के होते हैं, इसके अंदर आपके 3 तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। एक होता है आपका ये परसेंटाइल एफ, इधर आते हैं वापस, कहाँ गया, एक होता है आपका परसेंटाइल एफ, एक होता है आपका परसेंटाइल डी, एक होता है आपका परसेंटाइल एफ, एक होता है आपका परसेंटाइल डी, और एक होता है आपका परसेंटाइल सी। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। परसेंटाइल एफ किसके लिए यूज होता है आपका, अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराना है, टू प्रिंट फ्लोट वैल्यू। हम पहले जब स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को डाल रहे थे डबल कोट्स के अंदर, है ना। लेकिन अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू जो हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, उस वेरिएबल को पास करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर नंबर लिख देते डबल कोट्स के अंदर जो भी आउटपुट आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमें किसी वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल है इसको अगर प्रिंट कराना है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। इसके अंदर सब कुछ डिफाइन करके चलना पड़ता है। वेरिएबल आपका फ्लोट टाइप का अगर आपको प्रिंट कराना है, तो उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो परसेंटाइल एफ क्या करता है, फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। परसेंटाइल डी किसके काम में आता है, टू प्रिंट और डिफाइन न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और आपका जो सी है आपका किसके लिए काम में आता है, कैरेक्टर के लिए, टू प्रिंट कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अभी हमने क्या करा, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, वो फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट वैल्यूज़ डाली और उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा, इसके अंदर हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। अब फिर से आ जाओ वापस इधर, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक मिनट, इसमें जाके नहीं, नीचे का कोड हटा देते हैं और इस वाले में आके ऊपर का कोड हटा देते हैं। अभी हमने क्या करा था, जो सिंपल इंटरेस्ट था डायरेक्टली हमने उसको निकाल लिया था। हमने क्या करा था, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की जगह पे डायरेक्टली हमने वैल्यूज़ डाली थी और उसको हमने यूज़ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरिएबल्स बना के चलेंगे। हमने एक प्रिंसिपल वेरिएबल बनाया, एक रेट, एक टाइम, एक सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू डाली, इसको वापस एक 10 लाख कर देते हैं। रेट के अंदर रेट की वैल्यू डाली, टाइम के अंदर टाइम की वैल्यू डाली, और सिंपल इंटरेस्ट हमने इसलिए वेरिएबल बनाया क्योंकि इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो सिंपल इंटरेस्ट इस वेरिएबल के अंदर आके एलोकेट होगी। हमने वापस इधर से गए, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इधर हमने इसको डाल दिया। इसको चला के देखते हैं, इसको चलाया तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, सेम आउटपुट आया है। अब हमने क्या करा है, थोड़ा सा इसको और इसको एलाबोरेट कर दिया है। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू ना लेके वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यू को लिया है। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं ली, हम चाहते तो डायरेक्ट ले सकते थे, फॉर्मूले में इधर लगा के और सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता, एक लाइन में हो जाता, लेकिन हमने ऐसे करा है। इसको भी लिख लो, या इसका स्क्रीनशॉट दे दूं आपको, है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इसका। इस इधर से इसको हटा के इधर ही हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, है ना। डायरेक्टली आपने वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल बनाया, उसका टाइप बनाया और उसके अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, यूज़र्स की वैल्यू फिक्स हो गई है। जो आपने प्रिंसिपल, रेट और टाइम है आपका फिक्स हो गया है इसके अंदर। अगर आपको कोई और आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज करना है। फॉर दैट केस वी यूज़ यूज़र इनपुट, ठीक है। फॉर दैट केस वी यूज़ यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट में क्या होता है, आप नीचे जो टर्मिनल है, टर्मिनल में आप कुछ वैल्यूज़ डालोगे और वो वैल्यूज़ आपका जो प्रोग्राम है वो रीड करेगा रन टाइम पे, और आपको रन टाइम पे जो एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको देगा। अब आप बैंक में हो, आप लेट सपोज बैंक में आपको कोई आया, आपको बोलता है कि मेरे को ये लोन चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, मेरे को बता दो कि मेरी कितनी ब्याज होगी। आप कोड थोड़ी ओपन करोगे डायरेक्ट जाकर, आप क्या करोगे, जैसे कैलकुलेटर के अंदर होता है वैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आपकी एप्लीकेशन होगी, वो पूछेगा कि भाई प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना, आउटपुट में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। ऐसे ही होता है, ऐसे यूज़ करता है हर कोई, ठीक है। अब उस तरीके को देखते हैं। उसके अंदर हम क्या है, यूज़र इनपुट और लेते हैं इसके अंदर। इसको रीनेम कर दिया सिंपल इंटरेस्ट विद यूज़र इनपुट, और इसको मैंने कर दिया 5, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर प्रिंट एफ होता है वैसे ही एक स्कैन एफ भी होता है, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। जैसे इसके अंदर प्रिंट एफ होता है प्रिंट करने के लिए, उसी तरह से स्कैन एफ होता है यूज़र इनपुट वैल्यू को स्कैन करने के लिए, ठीक है। इसको ऊपर डाल देते हैं। अब उसको हम यूज़ करेंगे, हम क्या लिखेंगे उसके लिए, स्कैन एफ, और उसके अंदर भी हम किस किस टाइप की वैल्यूज़ चाहिए वो लिखेंगे, और उसके वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे, ठीक है। स्कैन एफ अगर मेरे को यूज़ करना है डायरेक्टली, मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास, जैसे प्रिंसिपल मेरे को चाहिए, पहली वैल्यू क्या रहेगी, प्रिंसिपल किस टाइप की, इंटीजर टाइप की है। दूसरी वैल्यू किस टाइप की है आपकी, रेट किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, परसेंटाइल। और आपका टाइम किस टाइप का है, टाइम आपका इंटीजर टाइप का है, तो परसेंटाइल डी, ठीक है। अब इसके आगे सिंपल हमने ये 3 वैल्यूज़ डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दिए, 3 स्पेसिफायर। इसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको एलोकेट करेंगे विद एंड ऑपरेटर। मैं उसका भी बताऊंगा एंड ऑपरेटर किस काम में आता है। एंड प्रिंसिपल कॉमा एंड रेट कॉमा एंड टाइम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्कैनएफ क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को डाल देगा, इस वेरिएबल के अंदर दूसरी और इस वेरिएबल के अंदर तीसरी, 3 वैल्यूज़ को वो लेगा और इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। फाइल का नाम क्या था, GCC, फाइल का नाम -o, फाइल का नाम, ठीक है। कंपाइल हो गया। इसके बाद हम चलाते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपका जो कर्सर है, कर्सर अटका हुआ है, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। मैं वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर, 0 बताना, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ठीक है। ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू क्या है आपकी, रेट है। रेट लेट सपोज सेम ही लेते हैं 8.8, और टाइम आपका कितना था, 15। आउटपुट देखो आपका आ गया, जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट अब आ गया। इसका मतलब क्या है, आप रन टाइम पे भी आप वैल्यूज़ को ले सकते हो। दोबारा चलाते हैं। मैंने लेट सपोज 1,00,000 का लोन लिया, 1,000, 10,000, 1,00,000। उसके बाद मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट है कितनी है, 8.5। उसके बाद मेरा टाइम कितना है, लेट सपोज 5 साल। आपका देखो डिफरेंट आउटपुट आ गया। इस केस में क्या हुआ, आपको कोड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। कोड के अंदर आपको क्या है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, अगर आपको डिफरेंट आउटपुट चाहिए, डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए, डिफरेंट टाइम के लिए, तो आपको कोड के अंदर चेंज करना पड़ रहा था। और नॉर्मली कोड जितना कम से कम फ्लेक्सिबल रहे, मतलब आपको जितनी कम उसके अंदर चेंज करने के वो हो, आपको टाइम लगे, वो ज़्यादा उतना बढ़िया होता है। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई आपने जब प्रोग्राम रन करा, अब ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। अब आपको तो पता है कि इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, लेकिन अब किसी बंदे को दोगे, किसी और यूज़र को काम करने के लिए दोगे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वैल्यूज़ क्या डालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल एक मैसेज डाल देंगे। इससे पहले ये जो स्कैन है, ये स्कैन किस काम में आता है, रीड करने के लिए, टू रीड यूज़र इनपुट।
स्कैन एफ बाद में आएगा, बस एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट वेज देख पाओ। स्कैन एफ कुछ टाइम बाद आएगा जिससे कि आप यूज़र इनपुट डाल पाओगे, ठीक है। दिस इज़ यूज टू रीड यूज़र इनपुट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि भाई यूज़र को समझ में आया कि प्लीज़ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट देन रेट देन टाइम। अब इससे क्या होगा, जब कभी भी यूज़र कुछ भी वैल्यू जब इस प्रोग्राम को चलाएगा तो उसको पता है कि पहले मेरे को प्रिंसिपल डालना है, फिर रेट डालना है, टाइम डालना है। चला के देखते हैं इसको दोबारा से। एक सेकेंड, कंपाइल करा और इसको रन कर दिया। अब देखो इस बार आपका क्या हो गया, एक मैसेज आ गया आपके टाइम पे कि भाई प्लीज़ एंटर प्रिंसिपल देन रेट देन टाइम। मैंने क्या करा, पहले प्रिंसिपल डाल दिया, लेट सपोज 10,000, रेट मैंने डाल दिया 7.2 और टाइम मैंने डाल दिया लेट सपोज 4 ईयर्स। मेरा आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया। अब इसके अंदर और चीज़ है, मैंने इधर ये सब कुछ सही कर दी। अब आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, इसके अंदर जब आपने वैल्यूज़ डाली थी तो ये आपका क्या है, ये आपकी वैल्यू जो पहली वाली वैल्यू है इधर ही चिपक के आ रही थी। फॉर दैट देर इज़ वन स्पेशल वेरिएबल बोलते हैं स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, आपका न्यू लाइन पे ले जाता है। ये आपने शायद पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा। ये आपका क्या करेगा, न्यू लाइन पे ले जाएगा। चला कर देखते हैं, कंपाइल हो गया, रन हो गया। अब देखो आपका जो कर्सर है जो पहले टाइम के बगल में अटैच था फर्स्ट वैल्यू के लिए, नाउ इट मूव्स टू नेक्स्ट लाइन। अब आप इजीली डाल सकते हो, लेट सपोज मेरे को 20,000 का लोन चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है क्योंकि पर्सनल लोन है, और आपका ड्यूरेशन लेट सपोज आपका 2 ईयर्स है। तो आपका कितना आ गया, 4,800 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है ये? आपको मैंने 3-4 तरीके से करके दिखाया। इसके अंदर आपने क्या देखा, आपने यूज़र से इनपुट भी लिया। अब इसके अंदर कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं अभी के लिए कि ये जो प्रिंट एफ जो फाइनल आ रहा है इसके आगे हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं साथ में, बस, है ना। हाँ, इसके हम अलग अलग भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। स्कैन एफ अभी हमने एक साथ करा है, अब हम अलग अलग भी स्कैन एफ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए उसको नहीं करते, अभी बस हम ये कर सकते हैं जो आपका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द वैल्यूज़ इनपुट इज आपका ये जो आपकी वैल्यू है। चला के देखते हैं दोबारा से, कंपाइल कर दिया, रन करा मैंने डाल दिया 1,000 और मैंने डाल दिया 8.1 और मैंने डाल दिया 1 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 81, ठीक है। रुपीज़ और लिख देते हैं अगर लिखना होगा, रुपीज़ दिस, ठीक है। हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर अब ये देखो, जैसे ये जो मैंने बनाया है, नाउ दिस वैल्यू एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यू, दिस वैल्यू एक्सेप्ट ओनली फ्लोट वैल्यू एंड दिस एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यू। अगर मैं यूज़र से इनपुट लेते वक्त अगर मैं इसके अंदर कुछ और डाल देता हूँ 55.5, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको एज अ 55 ही ट्रीट करेगा। लेट सपोज मैंने डाला 8, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, वो पॉइंट पे शायद उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। एक सेकेंड, पॉइंट 1, वो पॉइंट पे इधर रेट ट्रीट कर रहा है। हाँ, इसने पहले वाले को इसने हटा ही दिया, बिल्कुल सही, फ्लोट वैल्यू और ठीक है। एक इसको और है, इसको एक और लिख लो, ये फाइनल है जो हमें एक तरह से एक्चुअल में जिस हिसाब से प्रोग्राम चलता है। बीच में मैंने एक भेजा है, उसके लिए जगह छोड़ देना, ठीक है ना। इसको मैं
समझाते हैं। हाँ वो मैं लिखवाऊंगा अभी इसके बाद। लिख लिया प्रोग्राम? लिख लिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले बताते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है पहले दिखाते हैं फिर बताते हैं कि ये क्या है ना। सर हमने 6th में बनाया था Sixth में? क्यू क्या? बेसिक का। क्यू बेसिक? हाँ वो एक प्रोग्रामिंग वो था, ऐप था जिसमें मतलब हमें बस डिफाइन करना होता था कि ये वेरिएबल है, ये एल्स है, ये एल्स वाली कंडीशन है, और फिर चलता था वो अपना। हाँ वो ऐप बना देते थे और फिर हम देते हाँ आजकल तो बहुत सारी चल रही हैं, आजकल तो नो कोड वाली एप्स ज़्यादा चल रही हैं बच्चों के लिए। थे। उसके अंदर कुछ फिर हम ड्रैगन। गेम बनाई थी जिनमें इनबिल्ट कोड्स थी, अच्छा, तो उसको हम लेके उसको यूज़ करके ये स्कूल में ही था सारा का सारा? फिर हम गेम बनाई थी। सुपर मारियो वाली जो गेम थी ना, हम्म। वो। सुपर मारियो बनाया था तुम लोगों ने? ड्रैग एंड ड्रॉप होगा ना, लेकिन उसमें ना ऐसा कुछ होगा, ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए कहीं नहीं नहीं, तो। उसमें ऐसा था कि उसमें मतलब हमें पढ़ा दिया जाता था कि ये कोड है, इसको ऐसे करना है। जैसे अब जैसे पिक्चर्स हमने इंसर्ट कर दी पहले, फिर हमने उनकी मूवमेंट करा दी, फिर उसके बाद जैसे आया कि ऑन कोलिजन विद दिस, अगर ऐसी कोलिजन होगी तो मारियो की लाइफ कम होगी, और अगर मॉन्स्टर्स के साथ कोलिजन होती है तो उसकी लाइफ कम होगी। कितनी 50-50 करके हटानी है या 100 एक ही बार में ख़त्म करना है। हम्म, फिर उसके बाद वो पिक्चर डिसअपियर वाला और फिर एंड गेम। सही। इस फिर चीज़ हमने का ऐप बनाया था एक, बहुत बढ़िया। तो उस वो ऐसा था जैसे क्विज वाले ऐप होते हैं ना, वैसे। ऑप्शंस के बी सी हैं। हाँ, अगर सही है तो स्कोर बढ़ जाता था, गलत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्क्रीन जो होती थी उसमें था ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, अच्छा, उसमें कोड से ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बस जो आपका इनपुट होता था ना वो डालना होता था, जैसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन डाला और आंसर डाले और करेक्ट आंसर डाला है हाँ। ना। बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अभी हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ों का मतलब हमें पता है, ये सारी चीज़ों का मतलब हमें पता है, और ये जो है इसके बारे में मैंने लिखवाई दिया था आपको, ये जो वैल्यूज़ हैं किस टाइप की वैल्यूज़ हैं। अब इसके अंदर ये जो स्कैन एफ जब हम कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो ये एंड हमने यूज़ कर रखा है और ये स्कैन एफ हमने लिखा है। तो हेडिंग डाल लो स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ डाल लो। इसके अंदर लिखो स्कैनएफ इज अ फंक्शनैलिटी, सॉरी, scanf is a function, scanf is a function which reads the input from keyboard and pass it to the code. इसके आगे लिखो here m% ब्रैकेट में एंड, ये जो एंड लगाया है इसको m% बोलते हैं, AMPERSAND। here m% is mandatory in scanf, and is a in scanf and is a सिंगल कोट्स में लिखना एड्रेस ऑफ, ठीक है, सिंगल कोट्स बंद कर दो, ऑपरेटर। इट गिव्स द लोकेशन, इट्स गिव द लोकेशन which is used by the variable in memory। ठीक है, here when inputting the values
here when inputting the values, a tab space or new line is used to separate the values. ठीक है, अब जैसे मैंने दो तरीके से दिखाया था। एक बार मैंने क्या करा था, सेम लाइन में लिख दी थी तीनों वैल्यूज़, एक बार में मैंने क्या करा था, एंटर करके लिखी थी। तो आप स्पेस, टैब, एंटर तीनों से आप इसकी वैल्यूज़ को सेपरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एंड ऑपरेटर का थोड़ा सा और, लेट सपोज प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ये चार आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेट सपोज जब आपने ये लाइन लिखी ना, इंटीजर प्रिंसिपल, जैसे आपने ये लाइन लिखी, तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसको एक स्पेस एलोकेट हो गया सिस्टम के अंदर, सेम एज इट इज़ रेट के लिए, सेम एज इट इज़ टाइम के लिए, सेम एज इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब आपने जैसे प्रिंसिपल आपने इंटीजर टाइप का दिया है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, रेट आपने फ्लोट वैल्यू, टाइम आपने इंटीजर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट आपने फ्लोट वैल्यू। ठीक है, जिस टाइप की आपने वेरिएबल्स डिफाइन करें, डेटा टाइप डिफाइन करा है, उस टाइप की वैल्यू इस बॉक्स के अंदर रख सकते हो। ठीक है, ये मान लो ये एड्रेस इस पी को प्रिंसिपल को एलोकेट हो गया। जब आप स्कैनएफ यूज़ करते हो, यूज़र ने कोई भी इनपुट डाला, लेट सपोज प्रिंसिपल डाला यूज़र ने कोई इनपुट 10। ठीक है, यूज़र ने इनपुट डाला 10, तो ये जो एंड ऑपरेटर आपने यूज़ करा था, ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर प्रिंसिपल के आगे जो लगाया था, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इसकी एड्रेस को पॉइंट करता है। ये एंड पी था, जो एंड प्रिंसिपल था, वो क्या करता है, इसके एड्रेस को पॉइंट करता है। इसका एड्रेस लेट सपोज है 1015 समथिंग 72। इसको एक एड्रेस एलोकेट होता है, इसको सबको एक एड्रेस एलोकेट होता है, प्रिंसिपल को, रेट को, टाइम को। तो जो एंड आपने लगा दिया, तो आपके क्या करता है, जब कभी आप यूज़र इनपुट देते हो ना 10, तो ये क्या करता है, इस एड्रेस पे जाके ये वैल्यू डाल देता है। ये इस पी को असाइन नहीं करता, ये जो प्रिंसिपल है इसको असाइन नहीं करता, ये इस एड्रेस पे जो भी इसका एड्रेस है उधर जाके डाल देता है। जैसे इसने एड्रेस के अंदर ये वैल्यू डाली, तो जब कभी भी आप पी जो प्रिंसिपल वैल्यू वेरिएबल है इसको एक्सेस करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ये एंड ऑपरेटर इसीलिए काम में आता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, वेरिएबल को पॉइंट नहीं करता, एड्रेस को पॉइंट करता है। ये अभी हम बाद में देखेंगे, जब हम पॉइंटर्स देखेंगे उस टाइम में। ये आपका जो एंड ऑपरेटर है किसको पॉइंट करता है, एड्रेस को, ना कि वेरिएबल को। क्लियर है ये? चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर मैंने आपको एडिशन चला के दिखाया, मल्टीप्लाई, इसके अंदर सारे हमने चीज़ें ले ली हैं। अब इसके अंदर जैसे हम दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, इस तरह से हम कैरेक्टर वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। उसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ठीक है, वो अभी हम बाद में देखेंगे उसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप देख लो, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लेट सपोज आपने तो डिफाइन, आपने यूज़र से इनपुट ले लिया कि भाई मेरे को रेट चाहिए। आपका रेट फॉर एग्जांपल आपने फ्लोट डिफाइन कर रखा है, लेकिन आपका रेट इस टाइम पे चल रहा है 8, तो आपने 8 डाल दिया। तो आपने किस टाइप की वैल्यू डाली, इंटीजर वैल्यू, 8.0 तो नहीं डाला, आपने इंटीजर वैल्यू डाली। तो वो क्या करेगा, इंटरनली उस इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। क्या बना देगा, वो 8.0 बना देगा। चला के देखते हैं। सिंपल इसी को लेते हैं, इसको कमेंट करते हैं और इसके अंदर इसको चला के दिखाते हैं। ठीक है, फ्लोट है, फ्लोट की वैल्यू लेट सपोज मैंने ले ली 8। ठीक है, इंटीजर वैल्यू ली हुई है ना। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, फ्लोट वैल्यू, तो मैंने क्या करा, परसेंटाइल एफ कॉमा और रेट, इसको चला के दिखाते हैं। ये देखो आपकी वैल्यू क्या है, 8.00000, 8 पॉइंट, उसमें पॉइंट लगा दिया उसने ना, उसने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा लिख लो। भाई इसमें मैंने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखवा दिया ना आपको।
इसके अंदर 3 होते हैं आपका टाइप डिक्लेरेशन, अर्थमेटिक और कंट्रोल। अर्थमेटिक मैंने लिखवा दिया ना। इसके आगे इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, इसका एक सब टॉपिक डाल लो छोटा सा, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या हम करेंगे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक चार्ट ही बना लो, ये सबसे बढ़िया आई थिंक। इसका मैं समझाता हूँ, इसको चार्ट को बना लो। इसके अंदर आप लिखो कि जैसे लेट सपोज अगर आप इंटीजर और इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हो, यूज़ करते हो कुछ भी फॉर्मूला, तो क्या आउटपुट आता है, फ्लोट और इंटीजर का, इंटीजर फ्लोट का, फ्लोट फ्लोट का। ठीक है, सीधे सीधे इसके अंदर ये मान के चलो, अगर आप फ्लोट वैल्यू का इंटीजर वैल्यू के साथ कुछ भी कैलकुलेशन करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। अगर आप इंटीजर के इंटीजर के साथ करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर कैसे है, हाँ आ सकता है लेकिन इंटीजर ही आएगा। 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 आपने करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए वैसे 2.5 है ना, लेकिन क्या आएगा 2। अगर आपने जिस वैल्यू को असाइन कर रहे हो वो आपका इंटीजर टाइप का है। ये थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है। चलो इसके अंदर लिख लो, एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर, an arithmetic operation between integer and integer always leads to integer result. An operation between integer and integer always leads to integer result. Second लिख लो वही, operation between real and real leads to real result. इंटीजर इंटीजर के बीच में इंटीजर रिजल्ट आएगा, रियल रियल के बीच में रियल रिजल्ट आएगा। तो तीसरा लिखो, एन ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड रियल गिव्स रियल रिजल्ट। इंटीजर और रियल के बीच में क्या देगा आपको, रियल रिजल्ट देगा। इसमें लिखो क्यों, इसमें लिखो इन दिस ऑपरेशन इंटीजर इज फर्स्ट promoted to real value, integer is first promoted to real value and then operation is performed. इंटीजर फर्स्ट प्रमोट होता है आपका रियल वैल्यू पे और उसके बाद आपका ऑपरेशन उसमें चलता है। ठीक है, ये चार्ट बना लो छोटा सा, ये वाले एग्जांपल लिख लो बस, ये है ना ऑपरेशन और रिजल्ट। मेनली 5 डिवाइड बाई 2 ही है बस आपका इंटीजर और फ्लोट के बीच में। एक लिख लिया ये, ठीक है। अब वैसे तो आज का ख़त्म हो गया, कुछ होमवर्क देता हूँ आपको मैं। ऑपरेशंस, चलो कल दूंगा होमवर्क, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा, है ना। और ये आपको टाइप कन्वर्जन थोड़ा सा मैंने बताया, इन टाइप कन्वर्जन को आप चला के देखना, ठीक है, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। कल आपका क्या होगा, इसके अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके अंदर आपको जो आपके इसके अंदर लॉजिक्स हैं वो बताए जाएंगे,
कल मीन्स मंडे को, और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कल सैटरडे है ना, सैटरडे संडे आप, ठीक है।